कॉस्मेटिक स्टोर को ऑनलाइन नहीं लेके आ गए, हम एक डॉक्टर को ऑनलाइन लेके आ गए हैं। अगर एम्प्लॉई या को फाउंडर बिलीव करता है विजन में, तो नो वन इज बेटर। उससे बेहतर एम्प्लॉई, उससे बेहतर को फाउंडर नहीं है। ईसॉप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बट दो फंडे होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में। इट इज गुड टू हैव सीजन्ड जो प्रोफेशनल्स होते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज है हमारे साथ में एक कॉस्मेटिक ब्रांड से और वो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। उनकी जो ऑफरिंग है वो ई कॉमर्स ही है, पर वो एकदम अलग तरीके से करते हैं। हाय, मेरा नाम जतिन है। मैं वेदिक्स का बिजनेस हेड हूँ। वेदिक्स एक इंडिया का पहला कस्टमाइज आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड है जो स्किन केयर, हेयर केयर और न्यूट्रास्यूटिकल्स में प्रोडक्ट्स बनाता है। और हम 2-2.5 साल से ये ब्रांड कर रहे हैं और पिछले 2-2.5 साल में ब्रांड को काफ़ी ट्रैक्शन मिला है और करेंटली हम मोर देन 1.8 लाख कस्टमर्स को सर्व करते हैं हर महीने और ओवरऑल आज तक 1.5 मिलियन या 15 लाख कस्टमर्स को शिप कर चुके हैं प्रोडक्ट्स। वाह! तो इस चीज की शुरुआत कैसे हुई? ये आइडिया कैसे आया, किसके पास में आया और क्या किया फिर आपने? एक्चुअली इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है। सो वेदिक्स एक कंपनी का पार्ट है जिसका नाम है इंकनट डिजिटल। और इंकनट डिजिटल जब चालू हुआ तो 3 मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे। उसमें से एक stylecraze.com सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म था। बेसिकली stylecraze.com वुमेन सेंट्रिक टिप्स प्रोवाइड करता है, जैसे एक्ने कैसे घटाएं या रिलेटेड कंटेंट। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑलमोस्ट हर महीने 4 से 5 करोड़ ग्लोबल ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। कुछ कंट्रीज़ में टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में आता है। सो काफ़ी रीच है बेसिकली। तो इंडिया में stylecraze.com में हमने कई सारे ब्रांड्स लॉन्च किए पर्सनल केयर स्पेस में, जैसे कि छोटे मोटे ब्रांड्स लॉन्च करते थे और उनका हम फीडबैक कलेक्ट करते थे कि कस्टमर्स को कैसा लग रहा है, क्योंकि अगर वो ब्रांड हमारे पास वापस आता था इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। एक जो कांस्टेंट फीडबैक आता था कि 50% जो कस्टमर्स है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था प्रोडक्ट से। एक 30%, 20% को सेटिस्फैक्शन होता था और बाकी को सूट नहीं करता था, ब्रेकआउट हो जाए या सम अदर इश्यूज़। तो हमने रियलाइज़ किया कि यार ये जो 50-60% जनता है या कस्टमर्स है उनको जो सूट नहीं कर रहा प्रोडक्ट, उसका रीज़न क्या है। तो पता चला कि ये जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं ये काफ़ी जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या वन साइज फिट्स ऑल प्रोडक्ट है। एक ही टाइप का क्रीम, एक ही टाइप का शैम्पू, एक ही टाइप का मॉइस्चराइजर। बट हमें ही पता है, आपको ये पता है कि हम सबका स्किन सेम नहीं है। हमारी प्रकृति, हमारी विकृति, हमारा स्किन, हमारा हेयर टाइप सब कुछ डिफरेंट है। इट्स लाइक एज यूनिक एज अवर फिंगरप्रिंट, राइट। तो फिर ये जेनरिक प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, उधर से ये आइडिया आया ना। मतलब कस्टमाइजेशन करना है, कस्टमाइज करना है कि आपका पहले हम स्किन जाने, आपका हम हेयर जाने, आपका स्कैल्प जाने, तो आपको उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स दें। बट ये काफ़ी नेचुरल तरीका एक ऑफलाइन एनवायरनमेंट में। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका यही अप्रोच होगा, राइट। डॉक्टर पहले आपसे पूछेगा क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करेगा। बट ऑनलाइन में क्योंकि एक सेल्फ सिलेक्शन मैकेनिज्म है कि एक कस्टमर गया वेबसाइट पे, मर्चेंडाइजिंग है या प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन पे मर्चेंडाइजिंग है, उसने खरीद लिया, तो उसको हमको इम्प्रोवाइज करना था, उसको इम्प्रूव करना था। तो उससे इसका बेसिकली जन्म हुआ। और वाई आयुर्वेदा, बिकॉज आयुर्वेदा के अंदर क्या है, ये कस्टमाइजेशन एकदम रूट में है। आयुर्वेदा के रूट्स में ही कस्टमाइजेशन है, बिकॉज आयुर्वेदा बिलीव करता है कि हर एक इंसान डिफरेंट है उसकी प्रकृति के हिसाब से। हर एक इंसान का एक दोषा टाइप होता है, वाता, पिता, कफा। और जब भी कोई इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर इसके एक जो वाता, पिता, कफा का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक बैलेंस होता है। और क्या होता है कि जब वो अपनी ज़िंदगी जीता है, बिकॉज ऑफ बाहर के जो फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं, स्ट्रेसर्स हैं, इसकी वजह से ये जो बैलेंस है थोड़ा बिगड़ जाता है। उसको हम बोलते हैं विकृति। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कभी भी आप जाएंगे तो उसका एक पर्पस एक ही है कि आपकी जो विकृति है उसको वापस आपकी प्रकृति में लाना है। मतलब आपके जो वाता, पिता, कफा दोषाज हैं, उनके जो इम्बैलेंसेज हैं उनको बैलेंस करना है। तो बड़ा ही सिंपल हो गया। तो अभी हमको क्या करना था, एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में हमको एक ऑफलाइन एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करना था। तो हमने एक वेबसाइट बनाई, हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को से कंसल्ट किया, उनको अपनी कंपनी में लाया, उनके साथ काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग, सलाह मशवरा किया कि कैसे कर सकते हैं। एक बड़ा लिस्ट बनाई जिसमें हम आपके फोरहेड का साइज़ पूछेंगे, आपकी आंखों का कलर पूछेंगे, आपके मॉर्निंग में आपके जीभ का कलर पूछेंगे, आपका बॉडी फ्रेम पूछेंगे, आपको प्यास कितनी लगती है, आपको एक्सरसाइज करने का मन करता है कि नहीं करता है। ये सब वेरी जो आपके नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और साथ में ऑब्वियसली हम
आपके स्किन के कंसर्न्स के बारे में पूछेंगे, आपके हेयर के कंसर्न्स के बारे में पूछेंगे, आपका स्किन टाइप पूछेंगे। तो बेसिकली पूरे क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद हमको आपकी विकृति पता चलेगी, जिसके हिसाब से हम आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, राइट। सो न तब और न अभी कोई ऐसा अप्रोच लेता है ऑनलाइन D2C सेलिंग के लिए, राइट। इट्स अ वेरी यूनिक अप्रोच वेयर एज अ ब्रांड हम रियली डेप्थ में जाते हैं टू अंडरस्टैंड आपका इशू क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, और वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस समय हमारे पास कई तरीके के ऑयल्स हैं, डिपेंडिंग कि आपका हेयर टाइप कैसा है, आपका स्कैल्प टाइप कैसा है। हमारे पास कई तरीके के सीरम्स हैं, हमारे पास कई तरीके के शैम्पूज हैं, कंडीशनर्स हैं, क्लेंजर्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, एक्टिव्स जो आपके इश्यूज़ के लिए हमने स्पेशली बनाए हैं। सो उधर से ये आया। और मज़े की बात क्या है ना, टू सोचने को और एक्सप्लेन करने को लगता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कस्टमर को समझेगा नहीं समझेगा। बट साहिल, जब से हमने लॉन्च किया है, इट्स बिन 2.5 years, सेल्स हैज बीन ग्रोइंग। हर महीने वी ऑन बोर्ड मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स देन प्रीवियस मंथ। हम सारा ग्रोथ है वो प्रॉफिटेबली हुआ है, राइट। कस्टमर रिटेंशन काफ़ी हाई है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर काफ़ी है। जो मैंने पहले बोला कि सिर्फ 20 से 30% लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। अगर आप अभी हमारा और मैं बताऊं थोड़ी देर में इस बारे में बात करेंगे कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं सेटिस्फैक्शन स्कोर्स को जानने के लिए। बट जस्ट टू गिव यू ब्रॉड आइडिया, हमारा शैम्पू सेटिस्फैक्शन स्कोर 85% है, ऑयल सेटिस्फैक्शन स्कोर 80% है, राइट। सीरम सेटिस्फैक्शन स्कोर जो कि इशू स्पेसिफिक है विच इज़ अराउंड 65%, एंड रिपीट परचेज रेट इज लाइक 3x द जो भी इंडस्ट्री में जो भी बेंचमार्क नंबर है। सो दैट इज द लेवल ऑफ बिजनेस वी हैव बीन एबल टू क्रिएट कर पाए हैं बिकॉज ऑफ आवर कोर फोकस ऑन कि बस वही देना है जो कस्टमर को सूट करे, उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि बाकी के ब्रांड्स अभी तक नहीं कर पाए थे पर्सनल केयर स्पेस में। तो आयुर्वेद के अंदर मैंने एक चीज देखी है, वो नब्ज वब्ज पकड़ के बताते हैं कि कितनी पल्स आ रही है। तो आपके टेस्ट में भी ऐसा कुछ होता है? अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं है, बट टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी चीज़ें अब पॉसिबल हो पाएंगी। लाइक अभी हम ऐप पे काम कर रहे हैं, जो आप थोड़े फोटोग्राफ्स खींच के भेजेंगे और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड कर देगा। आपको वो 30 क्वेश्चंस भी आंसर नहीं करने पड़ेंगे, राइट। जैसे वो देख करके बता देगा कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या होना चाहिए। बाबा बैठ जाएंगे सामने, बाबा बताएंगे क्या होना है आपके साथ में। बिल्कुल। सी ऑलमोस्ट 6 लाख कस्टमर्स हर महीने आके हमारा VPQ लेते हैं, राइट। सो इमेजिन जो डेटा आता है हर महीने, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने जो एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं रिकमेंडेशन इंजन, उसको इंप्रूव करने के लिए। वही इसका ब्यूटी है। खैर, अगर हम बात कर रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी की, तो एक और बात मैं उसमें अभी बता देता हूं। एज अ वेदिक्स कस्टमर आपने प्रोडक्ट तो खरीद लिए, राइट, बट अभी जब आप नॉर्मल किसी ब्रांड से खरीदते हो, जैसे आपने किसी भी फलाना ब्रांड से खरीदा ऑनलाइन, अमेजोन पे या कहीं पे भी, उसके वेबसाइट से, कोई उसको फीडबैक देने का तरीका नहीं है और नई ब्रांड को फीडबैक देने का इतना इंटरेस्ट है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो हुआ क्या है कि एक जो ऑफलाइन सेटिंग था जहां पर आप मोर सुपरमार्केट से खरीद के आए होंगे और वर्सेस अमेजोन से खरीद लिया, सो डिफरेंस नहीं है, जस्ट दैट अपने घर से बैठ करके ऑनलाइन खरीद लिया वर्सेस जाके खरीदा, राइट। टेक्नोलॉजी ने और कुछ नहीं किया, बट वो प्रोडक्ट लेकर के एक ऑनलाइन थोड़ा मर्चेंडाइजिंग कर दी। तो वो D2C का जो फ्लेवर है, जो डिजिटल का फ्लेवर है, वो थोड़ा लूज हो गया। अभी हम क्या करते हैं, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपको 10 दिन बाद मेल, व्हाट्सएप, मैसेज में आएगा कि एक छोटा सा क्विज लो कि प्रोडक्ट आपके रिक्वायरमेंट को मैच किया कि नहीं। सेंसरी, मतलब सेंसरी बोले तो स्किन में कुछ ब्रेकआउट्स तो नहीं आए, जो आपने फील, जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट था वो सही है, जो ऑयलिंग इफेक्ट था वो सही है, शैम्पू सही है, मोस्टली सेंसरी। दिस इज, ये जो फीडबैक है, दिस इज नॉट अबाउट कि काम किया कि नहीं प्रोडक्ट, वो अभी बाद में होगा, बिकॉज आपको भी पता है किसी प्रोडक्ट को काम करने के लिए 30 to 60 डेज लगते हैं। सो ये सेंसरी फीडबैक है, दिस हेल्प्स अस इम्प्रूव द सेंसरी। प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल क्लेंजर खरीदा आपने और फीडबैक आ रहा है कि वो क्लेंजर ना साफ नहीं कर रहा, विच इज जो क्लेंजर का मेन काम है, राइट। तो इमीडिएटली ये फीडबैक आता है, इमीडिएटली हमारा जो इन हाउस R&D है, देयर इज अ हेड ऑफ R&D इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, विच अगेन कई कंपनियों उसमें नहीं होते, छोटे कंपनी उसमें रिलेटिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीनेशनल कंपनीज। तो हमारे पास हेड ऑफ R&D, उधर इमीडिएटली क्लेंजर पे काम चालू हो जाएगा। विद इन 30 डेज एक नया इटरेशन ऑफ द क्लेंजर विल बी आउट इन द मार्केट में निकाल देंगे।
फिर 30 डेज बाद एज अ कस्टमर आपको एक और डिटेल्ड फीडबैक आएगा जब आप रिन्यूअल के लिए आएंगे कि जैसे आपको हेयर फॉल का इशू था या डैंड्रफ का इशू था या आपको एक्ने का इशू था, तो कुछ भी विजिबल इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। और अगर आपने बोला है तो बहुत ही अच्छी बात है, यू विल कंटिन्यू। और आपने बोला नहीं है तो उसमें हम आपको एक नया फॉर्मूला देंगे, अपग्रेडेड, जो मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्गर डोज रहेगा, बेसिकली डिफरेंट, राइट, एज अ कस्टमर। सो दैट लेवल ऑफ वो कस्टमाइजेशन करते हैं और ये सब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। दिस इज अ ह्यूज बैक एंड सिस्टम जो पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। सो इट इज, ये सिंपली एक ये ना कॉस्मेटिक स्टोर को ऑनलाइन नहीं लेके आ गए, हम एक डॉक्टर को ऑनलाइन लेके आ गए हैं जो कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी सप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज द वो लेवल ऑफ इनोवेशन ये बिजनेस मॉडल में हमने किया है। और अब जहाँ तक D2C ब्रांड्स की बात करते हैं मार्केट में, दे आर मोस्टली D2C का मतलब क्या है आजकल, ऑनलाइन बेचना। सो फर्क नहीं पड़ता आप अमेजोन से बेच रहे हैं या फ्लिपकार्ट से बेच रहे हैं, मिंत्रा से बेच रहे हैं या अपने वेबसाइट से बेच रहे हैं। बट ट्रू D2C इज व्हेन इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जब ब्रांड कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, उसको डायरेक्ट शिप करता है, उसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, तो हमारा 98% बिजनेस अपनी वेबसाइट से आता है, दोनों vedix.com के लिए, which makes us the biggest D2C, pure D2C brand in the country, in the personal care space. ठीक है, तो अपनी थोड़ी सी बताओगे अपने बारे में कि आप कैसे आए यहाँ पे? अंडरग्रेड किया 2007 में, उस टाइम पे काफ़ी फाइनेंस का था कि फाइनेंशियल मार्केट में जाना है, इक्विटी रिसर्च करना है, तो CFA किया, ये सब किया। उसके बाद इक्विटी रिसर्च कंपनीज में काम किया। तो क्या होता है जब आप इक्विटी रिसर्च करते हो तो बेसिक इज नथिंग कि आप कंपनीज एनालाइज कर रहे हो, बस ये कंपनी खरीदें बेचे क्या करें, उसका बैलेंस शीट देखना है, उसका P&L देखना है, उसका बिजनेस मॉडल देखना है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था वो, क्योंकि इतने डिफरेंट कंपनीज एनालाइज करते थे, कैसे ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये कैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ये कैसे इनका पूरा P&L चल रहा है। तो उधर से हुआ कि यार ये तो ठीक है, एनालाइज तो करते रहेंगे, बट खुद का कुछ करना है, सॉर्ट ऑफ अदर साइड ऑफ द टेबल, राइट। तो 2015 में, ये 2014 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इधर हैदराबाद में उधर गए, उधर से MBA किया। MBA करने के बाद उधर जो एक्सपीरियंस मिला, एक्सपोजर मिला, वो रियलाइज हुआ कि मजा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही है, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज, प्रॉब्लम सॉल्व करना, चाहे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, चाहे किसी और के लाइफ की प्रॉब्लम। तो उधर से एंटरप्रेन्योरशिप का लगा, थोड़े 1-2 स्टार्टअप्स ट्राई किए, उसके बाद वेदिक्स किया इसमें एज अ बिजनेस हेड। तो ये रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व करो तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करो जो स्केल पे इम्पैक्ट करे, राइट। प्रॉब्लम तो बहुत सी सॉल्व करनी है, बट हाउ डू यू एज एन एंटरप्रेन्योर प्रायोरिटाइज कैसे करें, कौन सा प्रॉब्लम आप पहले सॉल्व करोगे, या किस प्रोडक्ट या किस मार्केट में आप पहले करोगे। सो पर्सनल केयर, स्पेशली कस्टमाइज पर्सनल केयर, उसमें के अंदर भी लेवरेजिंग आयुर्वेदा, राइट, टू क्रिएट दिस कस्टमाइज पर्सनल केयर ब्रांड, दैट वाज अ प्रॉब्लम व्हिच वाज वेरी एक्साइटिंग। सो उधर से इधर आ गए, राइट। तो आप इनिशियल टीम मेंबर थे या आप फाउंडर को फाउंडर ही अपने आप को कहते हो? सो वन ऑफ द इनिशियल ब्रांड में टीम मेंबर्स 3 को-फाउंडर्स हैं। उसके बाद जो लीडरशिप टीम है उधर बेसिकली जब से ब्रांड का इंसेप्शन हुआ है तब से साथ में लगे हुए हैं। ऑलरेडी 0 से 150-160 करोड़ ले आए हैं। अभी एम्बिशन है इसको 500,000 करोड़ कंपनी बनाना। अभी हम हेयर केयर, स्किन केयर कर रहे हैं, न्यूट्रा रेंज लॉन्च करना है, ब्यूटी बॉडी केयर रेंज लॉन्च करना है, बेबी केयर रेंज लॉन्च करना है, इसको ग्लोबल लेके जाना है। आई थिंक कंपनी में सबका ये मानना है कि जो ब्रांड है, ये एक्चुअली हमारी ड्यूटी है टू टेक दिस आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड, राइट, ग्लोबल। बिकॉज इफ यू लुक एट इस स्पेस में, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड के स्पेस में प्रीमियम ब्यूटी है, प्रीमियम ब्रांड्स हैं, राइट, और फिर वो मासी ब्रांड्स हैं। हमको क्या करना है कि एक अफोर्डेबल प्रीमियम सॉर्ट ऑफ ब्रांड क्रिएट करना है, जो फॉर्मुलेशन के हिसाब से इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल, एफिकेशियस, जो बोलता है वो करता है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इट इज एटलीस्ट अफोर्डेबल टू लार्ज नंबर ऑफ आवर टारगेट ऑडियंस, राइट। एंड दैट वो तभी हो सकता है जब हम बिजनेस मॉडल को इस तरह से कैलिब्रेट करें कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कस्टमर एंड पे डिलीवर हो इन टर्म्स ऑफ प्राइस बेसिकली, राइट। तो अगर मैं फंडिंग की बात करके चलूँ तो इनिशियल तो कंपनी कैश रिच थी मेरे हिसाब से, तो शायद इनिशियल फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो कैसे पैसों को कब जरूरत पड़ी और कैसे रेज किया? सो
साल ऑनेस्टली ब्रांड हमेशा से ही प्रॉफिटेबल रहा है, जैसे आपने बोला, राइट। बट एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इन द बिगनिंग, चाहे वो ब्रांडिंग हो, चाहे वो हायरिंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो। तो उसके लिए हमने कुछ आरपीएसजी वेंचर्स से 25 करोड़ रेज किए थे लास्ट ईयर। मतलब आयरॉनिकली उसके बाद लॉकडाउन हो गया, पैसे भी सॉर्ट ऑफ अनयूटिलाइज ही थे काफी टाइम तक, क्योंकि उस टाइम पे जब लॉकडाउन है तो ब्रांडिंग वगैरह पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्लो हो गया। अभी वापस से चालू किया है वो इन्वेस्टमेंट, तो उधर से ही अभी देयर इज नो इमीडिएट नीड कि ऐसा कुछ फंडिंग की जरूरत पड़े। तो पहला राउंड ही रेस किया बस आपने अभी तक? करेक्ट, एक ही राउंड रेस किया है। और वैल्यूएशन कितनी हुई कंपनी की? इट वाज नॉट डिस्क्लोज्ड, ओके। तो आप एक एस्टिमेट कर सकते हो, मतलब जो भी इंडस्ट्री बेंचमार्क मल्टीपल्स हैं हमको उसके पता नहीं है हिसाब ना से। इंडस्ट्री बेंचमार्क, आप एक फैक्ट बता दो। इस पर्सनल केयर स्पेस में 4 to 5 टाइम्स रेवेन्यू नॉर्मली वैल्यूएशन रहता है, तो उसके हिसाब से आई थिंक वी आर नाउ अबाउट 700-800 करोड़ ब्रांड। अगर मैं आपकी बात करके चलूं कि जब इनिशियली आपने कंपनी को ज्वाइन किया तो आप एज अ सैलरी आए थे या ईसॉप्स मिल रहे थे या इक्विटी दी गई थी? क्योंकि मैं कमिटमेंट देख रहा हूं आपकी, आई थिंक एकदम ऐसी करेक्ट एब्सोल्युटली। जैसे आप ही फाउंडर हो, आप भी, आप स्पोक्स पर्सन हो, एकदम कभी ना commitment साहिल आपको अपने ब्रांड के यार हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज आप क्या सैलरी के ऊपर हो या आपके पास खुद का ईसॉप है? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे फाउंडर्स हो गए जो कि हायर करना चाहते हैं इनिशियल टाइम के ऊपर अपने टीम मेंबर्स को, तो क्या उनको ईसॉप्स देने चाहिए आप जैसे कुछ लोग रखने के लिए, या उनको क्या करना चाहिए? सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आइल क्या है ना, बेस्ट ब्रीड ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, जो एक्स एंटरप्रेन्योर हो, राइट। उनको एंटरप्रेन्योर्स का पेन समझ में आता है, ब्रांड बनाने का पेन समझ में आता है, बिजनेस स्केल करने का पेन समझ में आता है। तो सी आई थिंक ईसॉप ना ओवरली अब्यूज्ड टर्म है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में। हार्डली 2-3 सक्सेस स्टोरीज रही है जिधर पे आउट रहा है, तो एटलीस्ट इन द लास्ट कुछ सालों में, राइट। सो सैलरी, ईसॉप, आई थिंक दैट दोज आर इमटेरियल। व्हाट नीड्स टू बी सोल्ड, जो व्हेन यू आर हायरिंग समवन, इज द विजन। अगर एम्प्लॉय या को फाउंडर बिलीव करता है विजन में, तो नो वन इज बेटर, उससे बेहतर एम्प्लॉय, उससे बेहतर को फाउंडर नहीं है। तो यू हैव टू सेल द विजन, दैट इज द जॉब ऑफ अ फाउंडर, राइट। Yes, ESOP देने is very useful as a tool to attract good talent, especially when you can show some growth. Salary has to be matched. Sometimes वो भी जरूरत नहीं है आपको कि benchmark salary दो. But I think vision, the founder has to sell the vision, show the potential of whatever work you're doing and show the कि वो बस impact क्या create कर रहा है. That will really drive hires or co-founders, right? So yeah, मेरा तो वही मानना है. And then obviously, Sahil, having had this experience, I think you have to treat people with respect, right? Whoever is working with you, and show them the vision. I think amazing things will happen when you, आप उनको एक विजन दिखा दो, बस हमको ये करना है, उसके बाद जाओ तुम क्या था मैदान में चले जाओ और फिगर आउट कर लो कैसे करना है, क्या करना है, मेरे पीछे से पूरा सपोर्ट है. एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू मेक एनी स्टार्टअप सक्सेसफुल, चाहे वो फाउंडर लेवल पे हो चाहे एम्प्लॉय लेवल पे हो. कई बार क्या होता है, फाउंडर होके भी आपको कन्विक्शन नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका शायद जो इकोसिस्टम है, बोर्ड फॉर एग्जांपल, या आपके इन्वेस्टर्स आपके विजन को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो बोलेगा यार क्या है, मतलब मजा ही नहीं आएगा फिर. सो देयर हैज टू बी समवन बैकिंग योर विजन एंड आपको पूरा एक छूट दें. तो मैं आपसे फिर से पूछता हूँ वही क्वेश्चन, आपको ईसॉप्स मिले और क्या आपके हिसाब से क्या ईसॉप्स देने चाहिए कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को, जो स्टार्टिंग लीडरशिप टीम होती है? क्या सैलरी बेसिस पे देने चाहिए कि जितनी सैलरी है उतने की ईसॉप्स दे दिए, या सैलरी कट करके डबल ईसॉप्स दे दिए? देखो साहिल, सबका एज एन एम्प्लॉय लाइफ में जो सिचुएशन है डिफरेंट रहता, राइट. सो एज एन फाउंडर, एज अ समवन हु इज हायरिंग, आपको समझना चाहिए कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट, राइट. तो देयरफॉर एक बेस सैलरी स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, राइट. उसके अलावा आई थिंक जो जितना कॉम्पनसेशन इक्विटी में ले सकता है उसको उतना कॉम्पनसेशन इक्विटी में देना चाहिए. सो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपये इमेजिन आपका कॉम्पनसेशन होना चाहिए और आपका 50 में काम चलता है, तो आपको मैं 50 कॉम्प और 50 ईसॉप आइडली देना चाहिए. अगर किसी का 20 में काम चलता है तो उसको 80 ईसॉप दो बेसिकली. बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्लियर पाथ दिखाओ, वो ईसॉप कैसे उसके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करेगा. कि नॉट
कि फाउंडर क्या करेगा, कि एम्प्लॉय क्या करेगा, जिसकी वजह से उस जो ईसॉप का वैल्यू क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ साहिल, तुम ये लो 100 रुपए के ईसॉप, अगर तुम इस बिजनेस को इधर से इधर लेके जाते हो तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारा ईसॉप का वैल्यू 5x हो जाएगा। देन यू विल बी एक्साइटेड राइट एज एन एम्प्लॉय, बिकॉज दिस इज एंड देन जो काफी ब्लर हो जाता है द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाउंडर, प्रमोटर, एम्प्लॉय, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट। बस एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर है जिसने एक प्रॉब्लम को समझ लिया है और उसका एक जुनून है उसको सॉल्व करने का, टू टेक इट टू इट्स लॉजिकल एंड बेसिकली। सो आई थिंक ईसॉप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बट उसको लाइटली भी नहीं लेना है। यू कांट प्ले अराउंड विथ ईसॉप्स एज अ टूल। ये नहीं कि ऐसा हाँ तुमको हम ईसॉप दे देंगे और फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कुछ नहीं हो रहा, राइट। द फाउंडर्स मेन जॉब इज टू शो दैट पाथ कि बॉस इधर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसे ऐसे तुम्हारा वैल्यू क्रिएट होगा तुम्हारे लाइफ में, राइट। तो ये जो वैल्यूएशन की अगर बात करके चलते हैं तो ये वैल्यूएशन तो एक तरह से देखा जाए ऑन पेपर चीज़ है। मैंने कहा मेरी कंपनी की ये वैल्यूएशन है, हाँ एम्प्लॉय को माननी पड़ेगी। जब तक हमने फंडिंग रेज नहीं करी है तब तक तो ईसॉप्स तो कुछ है ही नहीं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। यू आर राइट। अगेन आई विल कम बैक टू सेम पॉइंट। इस फाउंडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रैशनली एक्सप्लेन करें कि क्यों तुम्हारा जो ईसॉप है उसका वर्थ इतना है और इतना नहीं है। अभी आपको मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, एक बेंचमार्क कर लो आप रेवेन्यू मल्टीपल से। अब एटलीस्ट रेवेन्यू तो प्रीटी मच सबको पता होता है कंपनी में कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर अ गुड फाउंडर विल ऑलवेज कम्युनिकेट राइट, गुड थिंग्स बैड थिंग्स इक्वली। तो एज एन एम्प्लॉय आपको पता है कि वो कंपनी किधर है, क्या कर रही है, तो आप थोड़ा तो आपको अकल है कि आप देखो मार्केट में नॉर्मली इस टाइप की कंपनीज इस रेवेन्यू पे किस वैल्यूएशन पे रेस कर रही हैं, तो उससे आप थोड़ा बेंचमार्क तो कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से आपको स्टिल इफ यू आर वर्किंग विद अ गुड फाउंडर आपको ये सब करने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। फाउंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईज योर माइंड अराउंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज बेसिक एज फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एग्जाम्पल, राइट। आई मीन अब जो लोग जंग ज्वाइन करते हैं कंपनीज में, चाहे वो कितने भी सैलरी पे ज्वाइन करें, 18, 20 साल, 22 साल के जो होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है मेरे एक्सपीरियंस में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, ईसॉप्स के बारे में, उनको टैक्स सेविंग्स के बारे में। तो आई थिंक कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बिल्ड दैट नॉलेज अपने एम्प्लॉयज के अंदर, और ऑब्वियसली एम्प्लॉयज का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीक दैट नॉलेज, उनको पता करना भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आई थिंक व्हेन यू वर्क विद अ गुड फाउंडर, जब आप एक अच्छे फाउंडर के साथ काम कर रहे हैं, आपको ये सब क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो फाउंडर्स शुड एक्सप्लेन टू यू व्हाई आपका ईसॉप इतना वर्थ है, हाउ यू शुड थिंक अबाउट इट लॉन्ग टर्म, कैसे वैल्यू क्रिएट होगा, हम टुगेदर एज अ टीम क्या करेंगे कि आपका वैल्यू क्रिएट होगा। तो अभी आजकल फंडिंग बहुत ज्यादा चल रहा है। मान के चलते मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए है, बेस्ड ऑन मैंने जो पिछले राउंड में पैसा रेस किया था उसके हिसाब से। तो जब मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करी थी तो उस टाइम पे वो टेक्निकल टर्म्स होती है पेड अप कैपिटल वगैरह वगैरह, तो मान के चलते हैं मैंने 1 लाख रुपए से शुरुआत करी थी पेड अप कैपिटल की। अब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए हो चुकी है। क्या मुझे वो पेड अप कैपिटल चेंज करनी पड़ेगी? क्या उसका कोई रेलेवेंस है? क्योंकि शायद मेरे हिसाब से जो मिनिमम शेयर की वैल्यू 10 रुपए होती है, तो अगर मेरी पेड अप कैपिटल इज 1 लाख रुपए तो मेरे पास में तकरीबन 10,000 शेयर्स है। 10,000 शेयर्स ही मैं बांट सकता हूं मार्केट के अंदर। अब अगर मेरी कंपनी 100 करोड़ की हो गई तो मुझे लॉजिकली पेड अप कैपिटल थोड़ी सी शायद बढ़ानी पड़ेगी ताकि मैं ज्यादा शेयर्स बांट पाऊं। क्योंकि जैसे कि मान लो मैं किसी एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपए के ईसॉप्स देना चाहता हूं और मेरे पास सिर्फ 10,000 ही शेयर्स है और मेरी कंपनी 100 करोड़ की हो गई, तो शायद उसको एक शेयर भी ना दे पाऊं मैं। तो क्या है ये कंसेप्ट पूरा एक बार समझाओगे? तो साहिल ऑब्वियसली जब आप कंपनी चालू करते हो आपका पेड अप कैपिटल होता है, आपका फुल्ली पेड होता है, आपका पार्शली पेड होता है। दीज आर कॉन्सेप्ट्स इन अकाउंटिंग राइट, इन आरओसी। बट मोस्टली जब ये स्टार्टअप फॉलो ऑन फंडिंग रेस करता है, वो फंडिंग इक्विटी कैपिटल के फॉर्म में नहीं आती। इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रिफर्ड शेयर्स, राइट। प्रिफर्ड मतलब जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उनका प्रेफरेंस है ओवर इक्विटी कैपिटल, सो दे गेट पेड फर्स्ट। और क्या होता है जब वो आईपीओ होता है या एक्विजिशन होता है तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में। उस टाइम पे आपको अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। उसमें भी एक होता है फेस वैल्यू जो आपने बोला 10 रुपए, और एक होता है शेयर प्रीमियम। तो आपका फेस वैल्यू भले ही 10 रुपए हो, बट फिर भी आपका बाकी का जो जैसे अगर शेयर का वैल्यू 1,000 रुपए हो गया है जैसे, या 100 रुपए हो गया, 10x हो गया है, तो वो 90 रुपीज शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाता है, वो पेड अप कैपिटल में नहीं जाता,
राइट। तो आपको उस केस में भी पेड अप कैपिटल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बट उतना तक जाने से पहले भी जो भी सब्सिक्वेंट फंडिंग होती है वीसी की या एंजल इन्वेस्टर्स की या पी की, वो सारा प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में आता है, प्रेफरेंस सीरीज ए बी सी। इसके लिए ही उसको सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी फंड रेज बोलते हैं, बिकॉज उस फंड रेज में प्रेफरेंस शेयर सीरीज ए रिलीज हुए हैं Okay. या तो allocate मतलब किए हैं, सबसे B, पहले C, प्रेफरेंस ए ऐसा। वाले को दी जाएगी, फिर बी को दी जाएगी, फिर सी को दी जाएगी। एक्चुअली उल्टा होता है, जो जो बाद में आते हैं इन्वेस्टर्स उनको पहला प्रेफरेंस मिलता है, और वो अलग तरीके से होता है। एक दिस अ टर्म कॉल्ड शेयर परचेज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट, जिसके अंदर ये टर्म्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं कि किसका कितना लिक्विडेशन प्रेफरेंस रहेगा। ओनरशिप मोटा मोटी बराबर रहती है सबकी, लेकिन देर आर क्लॉजेस डिफाइंड कि किसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो पहले उसको 200 मिलेंगे वापस, फिर जो बचेगा उसमें से बाकी इन्वेस्टर्स को मिलेगा। ऐसा करके थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है। और ये इसलिए क्लॉज बनाया गया कि कल को वैल्यूएशन घटती है तो उसके लिए। करेक्ट करेक्ट। कल को वैल्यूएशन घटती है तो किसका कितना क्लेम रहेगा। सो अनफॉर्चुनेटली एज अ फाउंडर समटाइम्स आप यू नॉट लेफ्ट विद अ लॉट, इवन दो वैल्यूएशन कुड बी सिग्निफिकेंटली हायर, आपका कम रह जाता है बिकॉज आपने वो प्रेफरेंशियल शेयर्स वीसीज को, इन्वेस्टर्स को दे रखे होते। तो प्रेफरेंशियल शेयर क्या बेसिकली क्या है कि जैसे कि मान के चलते हैं मेरी आज 100% इक्विटी मेरे पास में है, मैं आपके पास गया, आपने फंडिंग ले ली, 20% आपके हो गए। अब नेक्स्ट राउंड पे मैं गया, नेक्स्ट राउंड पे मैं किसी और के पास गया, उन्होंने भी कहा 20% दो, तो 20% मेरे से भी जाएगा, 20% आपसे भी जाएगा ना? नहीं, दोनों से जा रहा है, बट उनके जो शेयर्स आपने इशू किए हैं उन शेयर्स में कुछ क्लॉजेस होंगे। तो फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस, मतलब अज्यूम करो आप एक सिनेरियो कि जहाँ सारे प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में, राइट। उस केस में ये जो इक्विटी स्टेक आपने बोला सही है, सबके पास है, 20-20% चला गया, बट जब तक वो नहीं होता, जो नॉर्मली होता है, आईपीओ हो रहा है या कंपनी एक्वायर हो रही है या कुछ लिक्विडेशन इवेंट हो रहा है, तब तक टेक्निकली 100% ऑफ इक्विटी फाउंडर के पास है और बाकी लोगों के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जिनका वैल्यू ज़्यादा है इक्विटी शेयर से, बिकॉज उनको ज़्यादा राइट्स हैं, वीटो राइट्स। जैसे अभी फेसबुक के केस में फॉर एग्जांपल शेयर्स में ही, इक्विटी शेयर्स में क्लास ऑफ शेयर्स हैं, क्लास ए, क्लास बी। तो क्लास ए शेयर्स के जो राइट्स हैं वो डिफरेंट हैं और क्लास बी शेयर्स के राइट जो डिफरेंट हैं। सो ये सब स्ट्रक्चरिंग का तरीका है फंड रेजिंग में। तो ये सब इंट्रिकेसीज हैं फंड रेजिंग की, जो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है समझना बिफोर आप फंड रेजिंग करना चालू करो। ठीक है, तो और क्या होता है इसके टेक्निकल? एक सुना मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली सीट की बात होती है कि मेरे को भी वीटो राइट चाहिए कुछ टाइप्स वाला। बेसिकली क्या है, अभी कोई भी वीसी अभी इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि उनको आपने एक विजन सेल किया, राइट, कि बस हम ये करेंगे, हमारा बिजनेस ऐसा जाएगा। तो सपोज करो इन्वेस्ट कर दिया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक सीट लेके उनका एक तरीका है कि वो पहले तो मंथली आपका परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके, राइट, इन थ्रू द बोर्ड मीटिंग्स एवरी मंथ। एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप यू आर एंटाइटल्ड टू monthly reports, MIS and all those data. See, second thing is, अगर आप अपने विजन से पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो एज अ फाउंडर फॉर एग्जांपल, राइट, जो मर्जी कर रहे हो, तो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिड्यूशरी, और ऑल्सो इट गिव्स यू द पावर टू सॉर्ट ऑफ इंटरवीन। और वीटो राइट सॉर्ट ऑफ रहता है कि यू कैन से नो बॉस, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज दिस इज नॉट, हमने जो एग्री किया था, जिसके लिए मैंने पैसे दिए थे, वो ये नहीं है। अगर करना है तो लेट्स फिर से डिस्कस करते हैं, और देन यू एक्सप्लेन टू मी कि क्यों ऐसा कर रहे हो, पुराने प्लान में क्या प्रॉब्लम था, उसके हिसाब से क्यों नहीं हो पाएगा, राइट। सो इट इज देयर वे ऑफ फुलफिलिंग अपना उनका फिड्यूशरी ड्यूटी, जो उनकी ड्यूटी है उनके इन्वेस्टर्स की तरफ, राइट, टू मेक श्योर दैट वॉट एवर कंपनी जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सही ट्रैक पे हैं, जिसके लिए पैसा रेज किया उधर ही यूज किया जा रहा है पैसा। तो आप क्या फाउंडर को एडवाइस देना चाहोगे, अगर फाउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कि पहले तो आप ये बताओ कितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट हो सकती है अप्रॉक्स? कितनी भी हो सकती है, बट जनरली इन स्टार्टअप यंग कंपनीज में 4 to 5 सीट से ज़्यादा। ठीक है, तो 5 सीट हुई, मान के चलते हैं फाउंडर के पास में 4 सीट्स है, 5 सीट है स्टार्टिंग के अंदर, उसने पहला फंड रेज किया,
तो अगर वो सामने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट मांगेगा मैंडेटरी या फिर नहीं मांगेगा, पहला क्वेश्चन तो ये है। डिपेंड करता है रियली। कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट नहीं मांगते, कभी कभी सिर्फ बोर्ड ऑब्जर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्जर्वर का मतलब वो बोर्ड मीटिंग्स में प्रेजेंट है, देख रहा है क्या हो रहा है, उसको पता है सब कुछ, बट वो वोट नहीं कर सकता किसी भी बोर्ड मैटर्स पे। ठीक है, तो मतलब ये तो मतलब कंपलसरी नहीं है। हाँ, क्या हम इससे अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट मांग रहा है तो इसके ऊपर हम अपना प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका एक राइट है, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहे हैं एक विजन एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका राइट है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले टाइमली मैनर में, जिसके लिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सीट मांग रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 5 सीट है, मैं सिर्फ 10% ही रेस कर रहा हूँ, 5% रेस कर रहा हूँ, तो लॉजिकली मैं एक सीट नहीं देना चाहूंगा ना इनिशियल बेसिस के ऊपर। ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है साहिल। उस टाइम पे जो निगोशिएशन हो रहा है, इट्स अबाउट बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा, राइट? किसको ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार होता है कि आप ऐसा कंपनी, आप हर महीने 50% ग्रोथ दिखा रहे हो प्रॉफिटेबली, तो हर वीसीज को चाहिए कि वो इन्वेस्ट करे आपकी कंपनी में, राइट? तो इन दैट केस आप अपना बोलो बस, नहीं मुझे नहीं देना बोर्ड सीट, मुझे नहीं देना ये राइट्स, मुझे नहीं देना वो राइट, तुमको करना इन्वेस्ट करो, जस्ट लाइक दैट, राइट? वर्सेज लेट्स से यू आर बर्निंग कैश एंड यू डेस्परेटली, आपको एक ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की। तो इट्स रियली अबाउट निगोशिएशंस। देयर इज नो हार्ड एंड सेट रूल कि 5% के लिए एक बोर्ड सीट, 10% के लिए 2 बोर्ड सीट या 0 बोर्ड सीट। इट्स रियली अबाउट अब निगोशिएट कैसे करते हो डील को। और वीटो राइट भी स्टार्टिंग में पहले राउंड पे भी जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, मतलब किसी भी राउंड में। अगेन दिस इज ऑल्सो अगेन अबाउट कि बैलेंस ऑफ पावर कैसा है। नो, सी आई वुड रिकमेंड व्हेन यंग फाउंडर्स जो होते हैं, जिनको 20-22 साल में कम एक्सपीरियंस रहता है बिजनेस चलाने का, राइट? बिजनेस, इट इज़ गुड टू हैव मोर सीजनड जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो नॉर्मली वेंचर कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, टू हैव देम ऑन द बोर्ड फॉर गाइडेंस इफ नथिंग एल्स, राइट? टू हेल्प यू सी ऑनेस्टली साहिल, VCs के 50 इन्वेस्टमेंट होते हैं, राइट? उनके पोर्टफोलियो कंपनीज 50 होंगी, 100 होंगी। सो दे ऑब्वियसली उनको चाहिए कि सारे के सारे सक्सेसफुल हो, बट 1-2 अगर डूब भी गए तो उनका कुछ ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनकी लाइफ में। बट फाउंडर के कितने कंपनीज होते हैं? एक ही मतलब वही है, उसका लाइफ पर्पस वही है। तो इट इज फाउंडर के हित में रहता है ज़्यादा कि वो जितनी एडवाइस ले सके, राइट एडवाइस विद फ्रॉम द राइट पीपल, फ्रॉम द रिलेवेंट पीपल, वो ले। इसके लिए अगर कोई इन्वेस्टर है जो सीजनड इन्वेस्टर है, जिसने इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और बड़ा किया है, उनको सेकेंडरी मार्केट में बेचा है या IPO किया है या 10x ग्रोथ किया है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन हैज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसको एज अ फाउंडर आपसे। आपके पास क्या, यू आर स्टारी आइड विद अ विजन, बस ये कर देंगे और ये प्रोडक्ट बना देंगे और ये बड़ा मार्केट है, 500 करोड़ का ब्रांड बना देंगे, राइट? फ्रॉम स्क्रैच। यंगर फाउंडर्स की बात करें तो उस केस में आई थिंक इट्स हेल्पफुल टू सीक आउट, राइट, विजडम फ्रॉम दीज एस्टैब्लिश्ड वेंचर। बट जैसे आप 50 साल के, 40 साल के फाउंडर हो, 10 कंपनी पहले बना चुके हो, आपको पता है कैसे होता है, तो दैट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। तो यू कैन आप निगोशिएट करके बोल दो बस, नहीं बस आई नो क्या करना है, आपको पैसा आप दो, मैं आपके पैसे को मैं सही से यूटिलाइज करूंगा, आपको प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहेगा, प्रॉपर MIS होगा, प्रॉपर रिपोर्टिंग होगा, आपको हर महीने डिटेल्स मिलेंगी और हर बोर्ड मीटिंग में वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स। सो इन दैट केस यू माइट नॉट रिक्वायर। वो VC बोलेगा ठीक है मुझे ऑब्जर्वर सीट दे दो, मुझे नहीं चाहिए बोर्ड सीट। तो अगर मैं VC की बात करके चलता हूँ, पहले तो एक VC को ढूंढे कैसे, और अगर कोई मिल जाता है तो कितने % एक्सपेक्ट करके चले फाउंडर की इक्विटी डिल्यूट होने वाली है? ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोनों, क्योंकि ढूंढना मुश्किल नहीं है, अटेंशन ग्रैब करना मुश्किल है। ढूंढने को तो लिंक्डइन पे दुनिया के VC मिल जाएंगे आपको, राइट? उनको आप हुक कैसे करो अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया में? तो एक यू हैव टू क्रिएट एक इररेजिस्टिबल पिच कि बस विद अ वेरी क्लियर पर्पस कि बस मैं ये कर रहा हूं, इतना बड़ा मार्केट है, ऐसे ऐसे करूंगा तो मैं इतने % मार्केट का शेयर कैप्चर कर लूंगा, इसकी वजह से मेरी कंपनी की वैल्यूएशन ये रहेगी फ्यूचर में, अभी ये वैल्यूएशन है और मैं इतना रेस कर रहा हूं, और कितना रेस करना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट राउंड में कोशिश करके 10% से ज़्यादा डाइल्यूट ना करें, क्योंकि आप जो भी एस्टिमेट करेंगे
उससे ज़्यादा ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग में, स्पेशली अब आपका आइडिया जस्ट कमिंग ऑफ द ग्राउंड। सो इनवेरिएबली 8-10-12 महीने में आपको फिर से रेस करना पड़ेगा। तो ओवर डाइल्यूशन से को अवॉइड करने के लिए जो भी रेस करना चाहते हैं, मेक श्योर कि वो 10% ऑफ योर इक्विटी से ज़्यादा नहीं। अगर कोई इनिशियल स्टेज स्टार्टअप है तो शायद वीसी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे 10% में, तो या दिखा देते ऐसा नहीं है, दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आइडिया कंपेलिंग है, फाउंडर के अंदर जज्बा है, मार्केट साइज बड़ा है, तो दिखाएंगे, फॉर श्योर दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं कि 10% पे नहीं दिखाएंगे। बट जनरली थोड़ा स्टैब्लिश बिजनेस रहता है जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उधर कुछ कुछ वीसीज 20 से 25% तक स्टेक भी लेते हैं। बट एकदम ही अर्ली स्टेज है, रियली डिपेंड्स। अगर एकदम ही अर्ली स्टेज है और आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में आप ट्राई टू मिनिमाइज योर डाइल्यूशन फर्स्ट। इसलिए किस स्टेज पे आपका प्रोडक्ट रेडी है या प्रोटोटाइप अभी करना है या ऑलरेडी मार्केट में है, रेवेन्यू आ रहा है, आपको ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करना है। सो रियली डिपेंड्स किस स्टेज पे है आपका बिजनेस, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना डाइल्यूट कर सकते हो और कितना रेस वीसीज मानेगा उस पर। बट अब तो अर्ली स्टेज में इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, राइट? आप कितने सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट के, नॉन गवर्नमेंट के, इधर आप इंक्यूबेट हो जाओ। वीसीज कई सारे प्रोग्राम रन कर, हमारे जो वीसी आरपीएसजी उनका ही बेस कैंप इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, जिधर इक्विटी भी शायद नहीं लेते, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली टर्म्स क्या है, और मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं। वो पूरा इकोसिस्टम लेके आते हैं, जिधर आपको ऑफिस स्पेस मिलता है, आपको आइडिया वैलिडेशन होता है, आपको रैपिड प्रोटोटाइपिंग होता है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं। तो आई थिंक इकोसिस्टम इवॉल्व हो गया है, जिधर आपको जब तक आपका प्रोडक्ट एक्चुअली मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं बन जाता, शायद आपको इक्विटी रेज करने की जरूरत भी ना पड़े, राइट? इतना सपोर्ट मिल जाए इकोसिस्टम से ही, जैसे सिकोया का सर्च प्रोग्राम है, राइट? देयर सो मेनी मार्केट। बट आइडिया होना चाहिए जो अटेंशन ग्रैब कर सके, राइट? ठीक है, तो क्या देखते हैं वो? आइडिया देखते हैं, फाउंडर देखते हैं, आइडिया फाउंडर का मिक्सचर देखते हैं। जैसे कि अभी किसी का MVP बन रहा है, एक मान के चलते एक ऐसा बंदा हमको देख रहा है जो 22-23 साल का है और वो अभी करेंटली जॉब कर रहा है। उसके दिमाग में एक आइडिया है, उसने अपनी सैलरी को लगा के यूटिलाइज करके कहीं से भी अपना एक प्रोडक्ट बनवा लिया MVP, और वो उसको मार्केट में टेस्ट कर रहा है। अब उसको थोड़ा सा लग रहा है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होने लग गया है कि यार कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब वो चाहता है कि मुझे स्केल करना है। पहला है टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। मार्केट कितनी बड़ी है 100 बाई वैल्यू। जैसे आप मतलब सपोज करो कॉस्मेटिक बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल, अभी रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से ऑनलाइन पर्सनल केयर इज $100 बिलियन मार्केट। सो दैट साउंड्स लाइक अ बिग मार्केट, काफी बड़ी मार्केट है मतलब। सो दैट प्रॉब्लम यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड पुट अ नंबर टू इट। क्यों मैं जब बिजनेस कर लूंगा और मैं 5 साल बिता लूंगा इस बिजनेस में, तो मेरा पोटेंशियल कितना है मार्केट का। तो एक वो है टैम। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखो 2 फंडे होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, लिटरली इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स बेयर बोन्स, 2 ही फंडे। एक है LTV, लॉन्ग टर्म वैल्यू, और एक है CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इन दोनों के बीच में गैप जितना रहेगा उतना अच्छा आपका बिजनेस मॉडल है। सपोज करो आप BMW कार बेच रहे हो, राइट? और हर कार पे आपको 20 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, और आपका कॉस्ट है कार बेचने का 0, अज्यूम करो 0 कॉस्ट है, और सब अज्यूम करो वो कस्टमर लाइफ में एक ही बार आपसे कार खरीदेगा, तो उस कस्टमर के लिए आपका LTV इज 20 लाख रुपए, CAC इज 0, राइट? अब 2 बार कार खरीदेगा 40 लाख, 3 बार कार खरीदेगा 60 लाख, राइट? दैट मैथ यू अंडरस्टैंड। नाउ वंस यू नो कि कितनी बार कार खरीदेगा, देन यू कैन पुश योर CAC ऊपर कर सकते हैं। जैसे एक बार कार खरीदेगा तो मैक्सिमम आप कितना स्पेंड करोगे? आइडियली 20 लाख, बिकॉज उसके ऊपर स्पेंड किया तो फायदा ही नहीं, राइट? लॉस है। लेकिन पता है कि 2 बार कार खरीदेगा, हाँ यार तो 20 क्या 30 कर देंगे। पहली कार पे लॉस हो रहा है, बट मुझे पता है ये 2 खरीदेगा ही खरीदेगा। तो यू अंडरस्टैंड द जिस्ट, राइट? इस तरह से मैथ होगा। तो आप कुछ भी आइडिया ले लो, फर्स्ट थिंग आपको करना है कि बॉस रिपीट रेट क्या है। आपने 100 लोगों को ये प्रोडक्ट दिया, उसमें से कितने लोग आके आपके पास वापस आए और प्रोडक्ट खरीदा? 100 के 100 आए, अमेजिंग। 20 आए, 30 आए, वो डिटरमाइन करेगा आप कितना स्पेंड कर सकते हो पहली बार एक्विजिशन में, राइट? देखो प्लेटफॉर्म कंपनी इतना क्यों स्पेंड करती है एडवर्टाइजिंग में? आप
जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, एक बार आप इधर से खरीदना चालू करोगे, उधर आपका एड्रेस सेव्ड है, उधर आपका कार्ड डिटेल सेव्ड है, उधर आपके प्रेफरेंसेस सेव्ड हैं, पिन कोड सेव्ड है, सब सेव्ड है। तो एक बार आपने उधर से खरीद लिया तो लॉजिकली, अनलेस की डिलीवरी इशू था, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था आपको, अब किसी और के पास नहीं जाओगे। सो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी हाई है। इसके लिए वो हमको लगता है कि इतना स्पेंड कर दिए पहले एक्विजिशन में, बट एक्चुअली कुछ नहीं स्पेंड किया, क्योंकि इतना बिजनेस मिलेगा उनको उस कस्टमर से, वो 10 टाइम उससे रिकवर कर लेंगे। सो ये दोनों मैथ इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ, एंड ये 3 मैथ आपको वीसीज को दिखाना पड़ेगा। वीसीज को दिखा दोगे कि आप एक $100 बिलियन मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, आपका एलटीवी है 5,000 फॉर एग्जांपल, आपका कैक है 2,000, तो आपका मार्जिन है 3,000, तो $100 बिलियन, मतलब जितने इसके अंदर आप कस्टमर मल्टीप्लाई करते जाओगे वो वैल्यू उतना आपके बिजनेस का। अभी इंडिया इकोसिस्टम की बात करके चले तो बहुत सारी कंपनी एलटीवी पे ही खेल रही है, लॉस में ऑपरेट करके। उनको लग रहा है फ्यूचर में एड्रेसेबल मार्केट ज़्यादा है, जब कल को कस्टमर हमारा बन के रह जाएगा तो हम बाद में प्रॉफिट ले सकते हैं उनसे। और है भी, और एक्चुअली है भी, मतलब आप चाहे हंस लो उस बिजनेस मॉडल पे, बट एक बात याद रखना, हमारे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि दे आर आउट देयर इन मार्केट रनिंग देयर नंबर्स, इट्स अ डेटा मशीन, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गारंट, मतलब फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैं ऑलमोस्ट 7 से 8 बार स्विगी से ऑर्डर करता हूँ महीने में, और मैंने आज पिछले 1 साल से स्विगी का एक भी ऐड नहीं देखा। इसका मतलब दे हैव नॉट स्पेंट मनी कुछ भी, और कुछ डिस्काउंट भी कभी रहता है कभी नहीं रहता। सो वो हो गया गेम, मतलब आई एम वेरी श्योर दैट नाउ स्विगी इज मेकिंग मनी ऑन अ पर ट्रांजेक्शन बेसिस, सेम विद जोमेटो, राइट। सो इट इज ट्रू, बट द इनिशियल हाइपोथेसिस हैज टू बी ट्रू। मतलब अगर मैं आज बोलूँ कि 1.5% ऑफ इंडिया ऑनलाइन कंज्यूमर प्रोडक्ट का खरीद रहा है, ऑनलाइन खरीद रहा है, बट मेरा एस्टिमेट है कि 18% खरीदेगा, बिकॉज यूएस में 18 है, 20 है, तो दैट शुड होल्ड एट सम पॉइंट। वो फ्यूचर में जाके उधर कन्वर्ज होने चाहिए वो नंबर। अगर वो नहीं होंगे तो फिर, बिकॉज मनी तो आप प्रेजेंट पे स्पेंड कर रहे हो और वैल्यू तो क्या है, फ्यूचर में क्रिएट हो रही है। तो इफ दैट फ्यूचर डजंट हैपन, अगर वो नहीं होता, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। बट देन यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट इन द लॉन्ग रन एंड पेसिमिस्ट इन द शॉर्ट रन। एक लाइव एग्जांपल लेके चलता हूँ, मेरा ही एग्जांपल है, ठीक है। मेरी एक एडटेक स्टार्टअप आ रही है, जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो अब मैं अपना टैम क्या लेके चलूँ, क्या इंडिया के अंदर कितने लोग पोटेंशियली पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी मान के चलते हैं मैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस का कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है। तो 11th-12th वाले बच्चे टारगेट ऑडियंस है अभी हमारे टाइम की। तो अभी हमने कहीं से डेटा निकाला कि इंडिया के अंदर इतने बच्चे पास आउट हो गए, 10 करोड़ बच्चे पास आउट हो गए 11th-12th से आने वाले 2 साल के अंदर। तो मेरा वो टाइम हो गया या नहीं, क्योंकि 40% ही इंडियन यूजर्स ऑनलाइन है, क्या मैं उसको कंसिडर करूंगा? यस, इंटरेस्टिंग, नो, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स से 10 करोड़ है, अभी 40% है, बट कितने होंगे, राइट। डेटा पेनिट्रेशन होगा, मोबाइल फोन पेनिट्रेशन होगा, लैपटॉप्स विल बिकम चीपर, राइट। सो अभी 40 है, क्या वो 60 होगा? मतलब मेरे को एक और फैक्टर्स ऐड कर सकता हूं मैं इसके साथ। प्राइसिंग पावर, स्पेंड कितना रहेगा। तो अज्यूम करो कि हर कोर्स का वैल्यू लेट्स से 100 रुपये है, राइट। सो 10 करोड़ का फिर वो पोटेंशियल 1000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी हो गया, राइट। एज अ मार्केट लीडर आपका एम होना चाहिए 5% तो मार्केट मेरा हो, 5 से 10%। सो फॉर योर बिजनेस इटसेल्फ आप देख रहे हो कुछ 50 से 100 करोड़ का बिजनेस बना सकते हो, अगर सब कुछ सही किया तो, जिसके लिए आप पैसे रेस कर रहे हो, राइट। सो दैट इज शुड बी द अप्रोच ब्रॉडली, इट्स लाइक अ टॉप डाउन अप्रोच। मार्केट कितना बड़ा है, उसमें से मेरा जो टारगेट सेगमेंट है वो कितना बड़ा है, उसमें से पर पर्सन परचेजिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, पर परचेज एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या रहेगी, वो मल्टीप्लिकेशन करके वो नंबर आ जाएगा। तो हमको वीसी पे जाने से पहले एड्स रन करके अपना एलटीवी निकालना चाहिए, मतलब कैग निकालना चाहिए। यस, आपको क्या करना चाहिए, चलो एलटीवी कैग अगर एकदम ही अर्ली स्टेज है तो नहीं भी करेंगे, एटलीस्ट प्रोटोटाइप, फीडबैक। आपके केस में फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए हेल्प करता है, कितने लोगों ने यूज़ किया, कितने लोगों ने कंप्लीट किया, कितने लोग ने कंटिन्यू किया, राइट। ये सब जो मेट्रिक रहेंगे, जैसे आउट ऑफ 100 लोगों, 100 एस्पिरेंट्स को
अगर आपने दिया तो जैसे 80 ने यूज़ किया और 78 ने फिनिश किया और पॉजिटिव स्कोर दिया, लाइक डिड इट हेल्प यू improve your knowledge on the subject? For example, simple question, yes, no. 78 ने बोला yes. So that's a fantastic number. But let's say 80 ने शुरू किया और इतना बेकार सा था कि 10 ने फिनिश किया, उसमें से 5 ने बोला नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा. So that's not a good number. So you आपको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाकर के इसको इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है. एक बार प्रोडक्ट इंप्रूव हो गया और एक बार एक सॉलिड प्रोडक्ट आ गया, तब आप लेके जाओ VC के पास. 100 को दिया, 80 ने लिया, 78 आर हैप्पी. अब बस मुझे पैसे चाहिए इसको स्केल करने के लिए. Right? So, yeah, so I think these initial benchmark numbers are relevant. तो सबसे पहले तो थैंक यू. ये क्वेश्चंस जो आ रहे थे ना, ये पिछले सीजन में मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे, तो मेरे सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कर रखे हैं. तो जो मुझे रेलेवेंट फाउंडर्स मिलते हैं जिस चीज़ के, उनसे वो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. ठीक है, तो मैं बैक टू आपकी कंपनी पे आ रहा हूँ. अब अपने ऑपरेशंस को बताओ, आप ऑपरेशंस कैसे हैंडल कर रहे हो? क्योंकि आप क्या, सबसे पहले ये बताओ, अपना प्रोडक्ट खुद बना रहे हो या फिर आउटसोर्स कर रहे हो? हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हैदराबाद में ही है, जिधर ये मैन्युफैक्चरिंग होती है. एक तरीके से एक्सटेंशन ही है हमारे कंपनी का, बिकॉज क्या है कि सारा प्रोडक्ट R&D से जाता है. अनलाइक अदर पर्सनल केयर ब्रांड्स, वी डोंट टेक फॉर्मुलेशन. एप्पल वाला सीन हो गया एक तरह से, जैसे एप्पल अपना चिप खुद बनाता है, सब कुछ खुद बनाता है, फिर ऑर्डर देता है TMC को. करेक्ट, एब्सोल्युटली, यू आर राइट, एकदम. तो फॉर्मुलेशन हमारे हैं, पैकेजिंग हमारा है, उधर जाता है, उधर मैन्युफैक्चरिंग होता है और वो फिर हमारे पास आ जाता है. राइट, तो प्रोडक्शन इज़ आउटसोर्स. या उसके बाद वेयर हाउसिंग है, उधर सारे स्टॉक रहता है और उधर से सेंट्रली सारा कुछ ऑल ओवर इंडिया डिस्पैच होता है. हमारा कॉर्पोरेट लेवल पे ब्लू डार्ट से टाई अप है. सो फॉर बेसिकली सारे मेट्रोस के लिए 2 दिन में, 1 से 2 दिन में डिलीवरीज हो जाते हैं. मैक्सिमम 5 डेज स्पैन भी हम कुछ 26,000 पिन कोड्स ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं. राइट, तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये जो D2C अपॉर्चुनिटी है वर्सेज लेट्स से जो टिपिकल ऑफलाइन रिटेल होता है, इसमें यही एक डिफरेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, अगर आपको कन्वेंशनल वे में करना है तो आपको अपना स्टॉक लेट्स से 1,000, 2,000, 10,000 दुकानों में मेंटेन करना पड़ेगा. तो उधर आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो, मतलब आपको फुल रेंज, हर एक जगह पे रेप्लिकेट करनी पड़ेगी. राइट, विच मीन्स दैट आपका इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा और कोई भी हैप्पी नहीं रहेगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स मूव नहीं होंगे, क्योंकि हर तरीके के कस्टमर तो आएंगे नहीं हर दुकान पे. तो उधर आपका प्रोडक्ट बचा रहेगा और रिटेलर नहीं खुश रहेगा. तो ये जो बिजनेस मॉडल है, ये ऑनलाइन के लिए ही बना है, कस्टमाइज्ड. राइट, जहाँ पर ऑन पेपर हम इनफाइनाइट SKUs रख सकते हैं हमारे, क्योंकि खुद का वेयर हाउस है. राइट, उसको एक्सटेंड करना है. हमारे खुद का पैकिंग एंड शिपिंग टीम है, ऑलमोस्ट 150 मेंबर्स टीम है, जो डेली हम कुछ 10 से 12,000 शिपमेंट्स पैक और शिप करते हैं. तो सारा कुछ ऑटोमेटेड है फ्रॉम अ प्रोसेस पर्सपेक्टिव, नॉट ह्यूमन पर्सपेक्टिव. नहीं, ह्यूमन्स इन्वॉल्व है, बट प्रोसेस पर्सपेक्टिव सब कुछ ऑटोमेटेड है. राइट, सो दिस हेल्प्स अस, एफिशिएंसीज आते हैं पूरे प्रोसेस में बेसिकली, एंड उसकी वजह से वी आर एबल टू ऑफर वेरी रीजनेबल प्राइस पॉइंट्स फॉर द रेजिमेंट, वाइल मेकिंग श्योर कि हमारा जो प्रोडक्ट है टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें. तो हमारे जो हर्बल एक्टिव्स हैं, चाहे वो ऑयल हो या शैम्पू हो या सीरम हो, सारे टॉप ग्रेड. एक ऑयल में कुछ 10 से 15 हर्बल एक्टिव्स होते हैं, 3 से 4 बेस ऑयल्स होते हैं. बिकॉज हम जो डॉक्टर्स है वो समझते हैं कि एक जैसे भृंगराज है तो उसका क्या पर्पस है, या आंवला है उसका क्या पर्पस है, या दतूरा है या नीम है, या हर एक का एक पर्पस है उस प्रोडक्ट में. वैसे ही बेस ऑयल्स में कोकोनट कितना होना चाहिए, या सेसमे कितना होना चाहिए, या सनफ्लावर कितना होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपका स्कैल्प टाइप कैसा है. ड्राई है तो आपको ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग चाहिए, तो उस हिसाब से फॉर्मूला बनाते हैं. राइट, सो इन्वॉल्व प्रोसेस है, बट सिंस सब कुछ सेंट्रली कंट्रोल्ड और मेंटेन्ड, इट्स ऑपरेट्स लाइक एक प्रोसेस की तरह चलता है. तो प्रोडक्ट वेरिएशंस कितने हैं आपके पास में? अगर देखा जाए शैम्पू के अंदर ही आपके पास बहुत सारे हो गए, किसी का ड्राई स्कैल्प है, कुछ है, तो ये सबके पहले से ही आप वेरिएशंस बना के रखते हो, जिस हिसाब से कस्टमर आया उसको वो दे दिया? सो अभी क्या है, लेवल 1.0 बोलते हैं उसको, कस्टमाइजेशन है, जिधर ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिए बकेट्स. सो प्रकृति के हिसाब से, इशू के हिसाब से, स्किन के स्कैल्प टाइप के हिसाब से, हेयर के हिसाब से, और उतने SKUs खड़े कर दिए हैं. तो जब भी कस्टमर ने क्वेश्चन लिया, उसका एक एनालिसिस आता है, वो एनालिसिस को हम मैच कर देते हैं प्रोडक्ट बंडल के साथ, एक कॉम्बिनेशन के साथ. तो शैम्पू की बात करें तो एक ड्राई होगा, एक नॉर्मल होगा, एक ऑयली होगा.
हर केस में एक डैंड्रफ और एक नॉन डैंड्रफ वर्जन होगा, सेम कंडीशनर के साथ होगा। सीरम के साथ हेयर ग्रोथ होगा, उसके अंदर भी लेवल्स रहेंगे, जैसे पहले बोला कि कितना आपका सीवियरिटी है प्रॉब्लम का, उसके हिसाब से आपको हम फॉर्मूला देंगे। हर एक सीरम में एक एंटी डैंड्रफ वर्जन होगा। ऑयल्स अलग तरीके के होंगे, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्कैल्प एंड योर हेयर टाइप। तो ये मल्टीपल एसक्यूज मेंटेन करते हैं, बट सिंस सब कुछ एक सिंगल लोकेशन पे है, इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट कम रहता है कंपेयर टू जैसे अगर 1000 स्टोर्स पे डालना होता, राइट। सो उस हिसाब से D2C मॉडल काफ़ी हेल्पफुल है इस टाइप के बिजनेस मॉडल के लिए। तो एक चीज़ और डेटा पूछना चाहूँगा आपके कस्टमर का। तो इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोगों के बाल कैसे होते हैं, सूखे हुए होते हैं डैंड्रफ वाले होते हैं, क्या होते हैं? क्योंकि डेटा तो है आपके पास। करेक्ट करेक्ट। कभी बैठ के So देखते नहीं about, हो, अरे यार इस महीने ज़्यादा डैंड्रफ आया है क्योंकि वो बहुत ही obvious है actually, लॉजिक भी आपको इस हिसाब देखते से हैं, देखना है। right. क्योंकि अगर Correct. किसी का डैंड्रफ वाले इंडिया के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं मई के महीने के अंदर, तो लॉजिकली आपको मई के अंदर डैंड्रफ वाले के प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है वो बढ़ानी है। करेक्ट। सो सीजनल वेरिएशंस रहते हैं ऑन एन एवरेज। अभी जैसे जो सीजन गया दिसंबर टू फरवरी, नवंबर टू फरवरी, 75% ड्राई हेयर में था जो शैम्पू था। अभी वो धीरे धीरे कम होकर 65% हो गया है। फिर भी ड्राई हेयर बिगर प्रॉब्लम है कंपेयर टू नॉर्मल और ऑयली हेयर। सिमिलरली डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ 50-50 है, ऑलमोस्ट स्प्लिट है। इन टर्म्स ऑफ स्किन टाइप, मेन में 50% ज़्यादा ऑयली रहते हैं, वुमेन में वो परसेंटेज कम है, राइट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स आते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होता है। कभी कभी नए रिक्वायरमेंट्स भी आ जाते हैं थ्रू दैट फीडबैक लूप जो हम पहले बात किए उसके बारे में, फॉलोअप और रेजिमेंट रिव्यूज़ के थ्रू। सो वही तो ब्यूटी है इसकी, राइट। जो भी डेटा आता है वो मैं ही नहीं देखता हूँ ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से, R&D उसको हर दिन देखता है। R&D हर दिन अपने प्रोडक्ट्स का सेटिस्फैक्शन स्कोर मेजर करता है, और एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसके नीचे गया तो इमीडिएटली सॉर्ट ऑफ वो अलार्म बेल बजने लगते हैं, अरे क्या हुआ लाइक नो टै 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 सब लग जाओ वापस, अरे क्या हो गया, सैंपल मंगाओ, फॉर्मूला का प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, कस्टमर से बात करो क्या हुआ ऐसा। तो इट्स वेरी आइटरेटिव लूप है इधर, वी कॉन्स्टेंटली आर वर्किंग ऑन क्रिएटिंग बेटर और बेटर प्रोडक्ट। तो अभी आप इंडिया में काम कर रहे हो, बाहर में ग्लोबल भी जाने का प्लान है? इस समय हम ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सप्लाई कर रहे हैं। 35% जो शिपमेंट्स आते हैं वो टीयर 1 सिटीज़ में आते हैं, 65% टीयर 2 एंड बिलो सिटीज़ में जाते हैं, 26,000 पिन कोड्स जैसे बोला मैंने। बट इस साल हमने अपनी ख्वाहिश है कि ग्लोबल मार्केट सेंटर करें, US स्पेसिफिकली, बिकॉज एक जो ट्रेंड है होलिस्टिक लिविंग की तरफ, आयुर्वेदा की तरफ, नेचुरल की तरफ बढ़ता जा रहा है ग्लोबली। US ऑलरेडी काफ़ी आगे है इस मामले में, तो नेचुरली एक वो मार्केट है। मिडल ईस्ट ट्राई कर रहे हैं एंटर करने की, क्योंकि उधर एक अपनी इंडियन डायस्पोरा काफ़ी है जिनको ये समझ में आता है द होल रेजिमेन ऑफ ऑयलिंग, शैम्पू, सीरम। सो ये 2 मार्केट्स हैं रडार में हमारे। इस साल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी शुड बी देयर, एंड देन स्लोली पूरे ग्लोबली एक फुटप्रिंट बैठाना चाहते हैं एंड टेक दिस मॉडर्न आयुर्वेदा, कस्टमाइज आयुर्वेदा ब्रांड ग्लोबल। और क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर रहे हो? क्योंकि जैसे हमको ज़्यादा स्केल करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होना जरूरी है, तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर रहे हो अभी? सो देयर मल्टी स्टेप प्रोसेस। एक तो R&D लेवल पे ही वही फार्मूला अप्रूव होता है विच हैज़ पास स्टेबिलिटी, क्वालिटी टेस्ट, इवैल्यूएशन, फीडबैक। सेकंड इज़ जो हमारा प्रोडक्शन जहाँ होता है उधर हमारे एम्प्लॉयज़ स्टेशनड हैं खुद के, जो हर बैच के लेवल पे क्वालिटी चेक करते हैं। तीसरा है हर बैच के बाद प्रोडक्ट हमारे पास आता है R&D टू एवेल्युएट अगेंस्ट जो भी पैरामीटर्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है रियल टाइम फीडबैक जो कस्टमर से आ रहा है। जिधर दिखता है कि स्कोर गिर रहा थोड़ा भी, तो समझ में आ जाता है कि मे बी थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्या। कभी कभी वो प्रोडक्ट का इशू होता है वो, बट कम होता है। मोस्टली यूजेज इश्यूज होते हैं कि कैसे यूज़ किया, तो उस तरीके से नहीं यूज़ किया, इसके लिए वो इंटरनेट इफेक्ट नहीं आया। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल टीम है प्लेस में जो इंश्योर करती है कि जो भी प्रोडक्ट शिप हो रहा है वो प्रोडक्ट साइड पे हो गया। ऑफ साइड पे अगेन क्वालिटी प्रोसेस है कि सही प्रोडक्ट सही कस्टमर को जा रहा है, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट टैग्ड होता है उसकी प्रोफाइल से। तो जब इनवॉइस या शिपिंग लेबल जनरेट होता है तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है क्या प्रोडक्ट इस बॉक्स में चाहिए। और ये फ्लोर सुपरवाइजर्स, पैकर्स, हर कोई ट्रेंड है, और स्टेशन भी इस हिसाब से बनाए कि कुछ मिसमैच ना हो। सो डिफेक्ट और इशू रेट कभी कभार होता है प्रोडक्ट मिस हो जाता है, ह्यूमन है, टू एयर इज ह्यूमन।
उस केस में भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. वी आर पुटिंग अप प्रोसेस इन प्लेस. मशीन्स आते हैं जो हर एक पैकेज को स्कैन करेंगे, उसका वेट देखेंगे, कैलिब्रेट करेंगे कि उस पैकेज का वेट बार कोड स्कैन के हिसाब से कितना होना चाहिए वर्सेस कितना है. और जिधर भी ज़्यादा डिविएशन आएगा, प्लस माइनस थोड़ा तो रहता ही है, बट जो सिग्निफिकेंट आया, मतलब कि एक बॉटल ही मिसिंग है फॉर एग्जांपल, इमीडिएटली उसको फ्लैग कर देगा सो दैट वी कैन रीलुक एट इट. सो वो सब इन्वेस्टमेंट चल रहा है ऑपरेशन साइड पे. अगर मैं आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखता हूँ तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी पैकेजिंग कर रखी है आपने. तो ये पैकेजिंग का आइडिया कैसे आया था और कैसे इसके ऊपर काम हुआ? तो हमारी एक इंटरनल डिज़ाइन टीम है जो इन सब चीज़ों पे काम करती है. प्लस हमने जब वेदिक्स को रीब्रांड किया था 1 साल पहले, उस टाइम पे हम एक एजेंसी को हायर किया था और काफ़ी डिस्कशन हुआ था कि ये जो वाता पिता कफ़ा है, इनको हम कैसे मॉडर्न वे में शो करें. तो आप अगर हमारे बॉटल या बॉक्स के लेबल देखोगे तो उसके अंदर एंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, सर्कल्स हैं. तो ईच एलिमेंट इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ वन प्रकृति, वाता पिता कफा. And then if you remove certain elements, you will see our name Vedics in that packaging. तो काफ़ी deep thought गया था इसके पीछे. कलर्स कैसे यूज़ करें, गोल्डन होना चाहिए, एम्बर होना चाहिए, बिकॉज एम्बर क्या ऐसा थोड़ा आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट रहता है. गोल्डन कैप बिकॉज दैट सिग्निफाइज प्योरिटी. बॉक्स के अंदर हमारे जूट बैग के अंदर बॉटल्स आते हैं बिकॉज सस्टेनेबल. आउटर पैकेजिंग इज कार्डबोर्ड, अगेन सस्टेनेबल. इनफैक्ट ऑन द मेन पैकेजिंग भी जो हमारे अभी पेट बॉटल्स है उस पर भी हम काम कर रहे हैं टू मेक देम मोर इको फ्रेंडली, राइट. एटलीस्ट गिव द ऑप्शन कुछ कस्टमर्स जिनको चाहिए और जो who are willing to pay a little bit, थोड़ा एक्स्ट्रा for a more sustainable packaging. We are working on that also for those set of customers. और अगर मैं मार्केटिंग की बात करके चलूँ तो मार्केटिंग कैसे हो रही है? हम लोग 100% डिजिटल हैं एज अ कंपनी. कुछ भी अभी तक हमने ऑफलाइन एक्टिवेशंस नहीं किए हैं. तो हमारा 98% बिजनेस ऑनलाइन vedics.com से आता है. सारा बजट भी हमारा ऑनलाइन चैनल्स पे ही स्पेंड होता है. अभी तक मोस्टली फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लेटफॉर्म्स सच एज ईमेल मार्केटिंग, राइट. रिसेंटली पिछले कुछ महीनों से हमने एफिलिएट चैनल्स एक्टिवेट करना चालू किया. सो बेसिकली आइडिया इज कि जिधर भी हमारा कस्टमर है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, उधर हम अवेलेबल होने चाहिए एज द टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, कि जब जरूरत पड़ी तो दे शुड बी एबल टू बाय. बट साहिल, द थिंग इज कि अबाउट 65 to 70% जो हमारा मंथली ऑर्डर है वो रिपीट कस्टमर को जाता है. सो दैट वी हैव अ साइजेबल बेस ऑफ कस्टमर्स जो बार बार आके हमसे खरीदते हैं. तो मार्केटिंग इंजन को इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता. और रेफरल इंजन भी है साथ में? रेफरल इंजन भी है. देयर इज अ रेफरल लूप वेयर जो हमारे कस्टमर जो अपने दूसरे लोगों को रेफर करते हैं उनको पॉइंट्स मिलते हैं जिसके अगेंस्ट वो फ्री प्रोडक्ट ले सकते हैं, फ्री रेजिमेंट ले सकते हैं. यस, हमारा CS टीम है. इनफैक्ट इट्स वेरी रेयर कि किसी पर्सनल केयर ब्रांड के अंदर एक कस्टमर सर्विस टीम हो, बिकॉज यू नो अगर आप कितनी बार आपने कुछ खरीदा होगा सुपर मार्केट से तो नहीं भी अच्छा लगा तो क्या प्रॉब्ली फेंक दिया होगा, किसी को नंबर देख करके फ़ोन नहीं किया होगा क्या बेचा मुझे. बट हमारा CS टीम है जो 24 आवर इनबाउंड लेता है क्वेरीज मोस्टली कि ये ऑयल कैसे यूज़ करें वो और इनफैक्ट एज अ कस्टमर अगर आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो you can also reach out to our doctors through the CS team कि doctors will help you अगर कुछ सीवियर इशू है. लाइफ स्टाइल चेंजेस कैसे करें, हाउ टू, बिकॉज आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा इज नॉट ओनली अबाउट कि ये क्रीम लगा लो, ये ऑयल लगा लो, एक लाइफ स्टाइल है, राइट. तो समटाइम्स कस्टमर कम टू अस कि हाउ कैन आई फर्दर बियॉन्ड आपके जो प्रोडक्ट्स है वो तो अच्छे है ही और हमें यूज़ करने हैं, बट हम अपनी लाइफ में और क्या चेंजेस करें. तो डॉक्टर्स उनको सेशंस लेते हैं कि पेड रहते हैं, अलग से रहते हैं, द एंटायर फ्री रहते हैं, राइट. बट देयर इज लॉट ऑफ मटेरियल आउट देयर. हमारे वेबसाइट पे भी कई सारे आर्टिकल्स हैं. कुछ अभी हम कुछ ही महीनों में एक वीडियो सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिधर आवर डॉक्टर्स विल एक्सप्लेन कस्टमर्स को ऑन द टॉपिक्स दैट वी रिसीव द मोस्ट क्वेश्चंस अबाउट. उधर जाकर के एक्सप्लेन करेंगे क्या करना चाहिए. ठीक है. तो मार्केटिंग में सीधा बैनर ऐड चलाते हो या पहले ऑडियंस को एजुकेट करते हो कि कैसे ये वाता पिता कफा क्या होती है, फिर उसके बाद कैसे ये चीज़ें आपकी स्किन में या हेयर में फ़र्क डालती है, फिर अपना प्रोडक्ट पिच करते हो, या फिर सिर्फ नॉर्मल चलता है क्लिक करो हमारी वेबसाइट पे वहाँ समझाएंगे? मार्केटिंग में हमारे पास वीडियोस पे वीडियोस काफ़ी यूज़ करते हैं टू, जैसे आपने बोला, एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रोडक्ट है क्या, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्यों ये इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर इशू के लिए, कैसे हेल्प करते हैं. लाइक जैसे ब्रिंका क्या करता है,
दुर्वा क्या करता है, दुधुरा क्या करता है, जपा क्या करता है आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए। फिर उनको एक लैंडिंग पेज पे लेके जाते हैं जहाँ पे और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। टेस्ट भी डाल देते होगे? टेस्ट वेबसाइट पे आता है। सब एक कस्टमर कन्विंस हो गया है कि हाँ ये सही है और मुझे खरीदना है, तो वो वेबसाइट पे जाते हैं। उधर एक सिंपल सा फीचर होता है कि नो योर हेयर या नो योर स्किन, उधर क्लिक करके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर दिए, 5 मिनट का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको एक एनालिसिस पेज आता है जहाँ पे आपका ऑयल या आपका मॉइस्चराइजर या आपका क्लेंजर, ये पूरा रेजिमेंट आता है। अगर जैसे हेयर इश्यूज हैं तो एक ऑयल, एक शैम्पू और एक सीरम आएगा। उस पर्टिकुलर ऑयल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी उधर, उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसका रिलेवेंस आपके साथ क्या है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगी। सेम थिंग फॉर सीरम, सेम फॉर शैम्पू। सिमिलरली स्किन में जाएंगे तो क्लेंजर का डिटेल होगा, क्या प्रोडक्ट यूज़ किए हैं क्लेंजर के अंदर, उसका कैसे, हाउ आर दे रिलेवेंट टू योर इश्यूज़। जैसे अगर एंटी एजिंग है तो उसके लिए क्या सीरम दे रहे हैं, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके, क्या पड़ेगा, व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट आफ्टर यूजिंग, इसको यूज़ करने के बाद 30 दिन। तो क्या मार्केटिंग स्पेंड होता है आपका मंथली? आई थिंक ब्रॉडली अबाउट 35 to 40% के आसपास। सो यू कैन ईजली अज्यूम क्लोज टू अबाउट 12, yeah, 5 to 6 year, yeah, 5 to 6 crores on all platforms combined. और क्या आपका कैक क्या रहता है अप्रॉक्स? Normally we measure, see, एज ए मैं पहले जैसे बोला साहिल, कैक स्टैंड अलोन इररिलेवेंट है। आपका कैक 0 हो, आपका कैक 1000 हो, हाँ भाई 0 हो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है, बट 1000 हो 10,000 हो फर्क नहीं पड़ता। इट्स अबाउट LTV to CAC, राइट? सो in this case we normally operate at 5 to 6x number, yeah, ratio, yeah, because that is when it's really worth it in terms of profitability from a P&L perspective से at least 4 to 5 times हो LTV to CAC ratio, तब तो P&L बैठता है D2C बिजनेस मॉडल के लिए, क्योंकि आपके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इसमें ज़्यादा रहते हैं पर यूनिट बेसिस पे। अगर आपको ऑफलाइन भेजना है एक शिपमेंट, तो उसका जो कॉस्ट रहेगा पर ऑर्डर, पर यूनिट बेसिस विल बी मच लोअर, क्योंकि वो सरफेस से जा रहा है, बल्क में जा रहा है। इधर क्या हर एक ऑर्डर एयरशिप होता है, राइट, D2C में, तो उसका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज़्यादा रहता है। सो या ब्रॉडली 4 to 5 times LTV to CAC रहता है, तो दैट बिजनेस फिट्स P&L पर्सपेक्टिव से फॉर अ D2C सॉर्ट ऑफ। और LTV कैलकुलेट कैसे करें? कितने टाइम तक कस्टमर के पास टिकेगा? बेस्ड ऑन डेटा या फिर बेस्ड ऑन कुछ? बेस्ड ऑन डेटा नहीं, बेस्ड ऑन डेटा। वी लुक एट द डेटा जो हो रहा है एक्चुअली, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है कि एक कस्टमर 3 बार खरीदेगा या 4 बार खरीदेगा। जो एक्चुअली में हुआ है, क्योंकि अब हम 2.5 साल से कर रहे हैं और काफ़ी डेटा है हमारे पास परचेज रिलेटेड, तो उसको देख करके। कितना % रिटेंशन रहता है आपका अप्रॉक्स? 55% अप्रॉक्सीमेटली, 55 to 60% जो खरीदते हैं उसमें से वापस खरीदते हैं। कितने महीने तक? वो कितनी, या करेक्ट, कई बार हो सकता है। कुछ है तो जो जब से चालू है ब्रांड तब से यूज़ कर रहे हैं, राइट। ऑन एन एवरेज 3.3 to 3.5 टाइम्स रहता है, बिकॉज हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है। सो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स 6 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम लगेगा इफेक्ट आने में। करेक्ट, 3 to 4 मंथ्स तो लगता ही है, वो भी अगर आप रेगुलरली फॉलो करें। हाँ, इसमें आप डाइट वाइट भी बताते हो? क्योंकि लॉजिकली आयुर्वेद पूरा है, आयुर्वेद लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना खाना भी चेंज करना पड़ेगा, शायद आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करनी पड़ेगी, शायद हो सकता है और कुछ भी करना पड़े। तो सारी चीज़ें आप बताते हो? करेक्ट, बताते हैं, क्योंकि ऑर्डर के साथ एक बुकलेट जाती है, दोषा बुकलेट, जो आपके दोषा के स्पेसिफिक होती है। उसके अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, ये सारी चीज़ें बताते हैं। बट अभी ऑफर नहीं करते। मतलब हमारे पास एक न्यूट्रास्यूटिकल का रेंज है जो गट हेल्थ, डिटॉक्स, लिवर हेल्थ, हार्ट हेल्थ, लंग्स हेल्थ, स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ के लिए है। बट अभी ये काम कर रहे हैं एक एक्सटेंसिव रेंज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के साथ बनाएंगे, जो सप्लीमेंट करेंगे आपके टॉपिकल एप्लीकेशंस को। तो अगर आपको एक्ने है तो आपने हमारा क्रीम लगाया, उससे हेल्प होगा। बट एक स्पेसिफिक इंजेस्टिबल भी रहेगा जो आपको अंदर जा करके आपको हेल्प करेगा आपके एक्ने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जितना तक हो सकता है। सेम थिंग विद एवरीथिंग, हेयर फॉल, एजिंग, रिंकल्स, टैनिंग, पिगमेंटेशन, डैंड्रफ, एवरीथिंग। सो अभी हम काम चल रहा है। आई थिंक नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में वो एक्सटेंसिव न्यूट्रा रेंज भी लॉन्च होगी। मैं भी आपका प्रोडक्ट यूज़ करूंगा, देख लेना कितना फ़र्क पड़ता है मेरे पे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलरेडी आप वी आर ग्लोइंग, समथिंग इज गोना बी
even further glow. थैंक यू। अच्छा ये बताओ टेक्निकल क्या चल रहा है आपकी वेबसाइट के अंदर, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी है वेबसाइट बनाने में? आई थिंक मोस्ट ऑफ द, थोड़ा ये मुझे देखना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट जो D2C इन्वायरमेंट में आजकल बनती हैं वो सारा शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे ही रहती हैं, और जो मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट वे है टू लॉन्च। अगर कोई लॉन्च करना चाह रहा है अपनी वेबसाइट जो कि ई-कॉमर्स स्पेसिफिक है, D2C सॉर्ट ऑफ, राइट, जहाँ आपको आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ प्रोडक्ट बेच रहे हो, कपड़े, पर्सनल केयर, कुछ भी। तो शॉपिफाई का ऑलरेडी काफ़ी सॉल्यूशंस है मार्केट में जो आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो। हम एडवांस वर्जन पे काम करते हैं जिधर हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और आई थिंक शॉपिफाई की रूबी ऑन रेल्स लैंग्वेज है जिसमें कस्टमाइजेशन होता है, और फिर बैक एंड लैंग्वेजेस अलग होते हैं जिधर हमारा काफ़ी बड़ा डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर है जो बैक एंड सॉफ्टवेयर है जो पूरा सारा डेटा स्टोर करता है और हमको एनालिसिस करने में हेल्प करता है। सो भी बिल्ड है अपने खुद के आर्किटेक्चर पे, बट वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। हाँ, अभी आप ऐप की बात भी बता रहे थे, ऐप भी आने वाली है आपकी जो फोटो खींच के बता देगी, तो वो क्या टेक्नोलॉजी लाने वाले हो? इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी हैं मार्केट में जिनको हम इंटीग्रेट करेंगे अपने एल्गोरिथम के साथ, और फिर एल्गोरिथम हेल्प करेगा उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली, क्योंकि वो डेटा फीड करेगा कॉन्स्टेंटली उसके अंदर। सो दैट्स द आइडिया, बट आई थिंक टेक iOS आएगी, एंड्रॉयड आएगी, दोनों आ रही है स्टार्टिंग में? आई थिंक अभी एंड्रॉयड लॉन्च करेंगे पहले, बिकॉज इंडिया में वही ज़्यादा है, राइट, और फिर iOS भी लॉन्च करेंगे। तो अभी आप जैसे बता रहे हो आने वाले टाइम में आप इंटरनेशनली मूव होने वाले हो कुछ ही महीनों के अंदर, तो वहाँ पे बहुत जगह पे शेयर iOS का बढ़ जाएगा। करेक्ट, होपफुली यस, बट जब तक तो आई थिंक दोनों ही आ जाएंगे, जब तक हम इस्टेब्लिश होंगे उन मार्केट्स में। एक तो होता है लॉन्च करना और एक होता है थोड़ा एक ट्रैक्शन आना। तो लॉन्च तो करेंगे, उसके बाद कुछ महीने लगेंगे एक ट्रैक्शन आने में, तब तक तो आई एम होपिंग कि दोनों ही वर्जन्स अवेलेबल रहेंगे। तो भाई बहुत मज़ा आ गया, अब और मज़ा आने वाला है, रैपिड फायर होगा शुरू। तो अब मैं इनसे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको सीधा आंसर देना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। डैश और डैश एक चुनना है, बस बात खत्म, ठीक है? एंड्रॉयड और iOS, एंड्रॉयड, फंडिंग और बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, एंजल और वेंचर, वेंचर, डेट और इक्विटी, डेट, फैमिली और बिजनेस, फैमिली, लव और अरेंज, अरेंज, कस्टमाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, वेज और नॉन वेज, Veg. डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल, B2B और B2C, B2C, प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, प्रॉफिटेबली स्केल, लार्ज टीम और स्मॉल टीम, स्मॉल टीम, रजिस्टरिंग अ कंपनी इन इंडिया और अब्रॉड, इंडिया, बिकॉज वही किया है, ओनिंग और रेंटिंग, रेंटिंग, आउटसाइड फूड और होममेड, होममेड, फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट। सेल्फ टॉट, आपके लिए परफेक्ट हॉलीडे की डेफिनेशन क्या है? फोन स्विच्ड ऑफ, उसके इधर तो किधर भी हो, इट कुड बी अ बीच, इट कुड बी अ exotic location, it could be mountains, but be present where you are, and that is the perfect holiday. बेस्ट फूड एवर? घर का खाना एवरी डे। घर का नहीं खाना, कोई बाहर का बताओ, कोई एक ऐसे रेस्टोरेंट का कोई बनारस। चीज खाई हो यार ये चीज बहुत बढ़िया थी, ऐसा वाला फील। बनारस में एक चाट भंडार है, दीना चाट भंडार, उसकी तरह की चाट बहुत ही अच्छी होती है। बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया, अपना नाम नहीं लेना है आपके हिसाब से। एथर, ईथर, एथर स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक ठीक है स्कूटर्स, ठीक है। फेवरेट मूवी, फॉरेस्ट गंप, फेवरेट वेब सीरीज, सिलिकॉन वैली, मॉर्निंग बस और नाइट आउल? मॉर्निंग पर, कितने बजे उठते हो सुबह? ट्राई टू गेट अप बाय 5:36। डेस्टिनी बिलीवर हो या फ्री चॉइस? आई थिंक फ्री चॉइस, दैट ड्राइव्स योर डेस्टिनी। ओके, आपकी हॉबी क्या है? रीडिंग, लर्निंग एज मच एज पॉसिबल, फोकसिंग ऑन माय मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, इधर भी टाइम मिलता है उन दोनों पे ही फोकस। ओके, रीडिंग की बात कर रहे हो तो टॉप 5 बुक्स जिसने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला हो? दो तरीके के बुक्स होते हैं, एक तो जो टाइमलेस विजडम होती है जो यू नो गो एंड रीड अगेन एंड अगेन, और एक होते हैं रिसेंटली क्या पढ़ा। तो आई थिंक टॉप 5 उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, रेबल एलोकेटर, एक टिम फेरिस की बुक है टूल्स ऑफ टाइटन, आई रेफर्ड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। देन दिस मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। सामने कई बुक्स आप देख रहे थे, बुक शेल्फ पे देख रहे थे क्या अभी? या आई हैव अ वेरी सब्सटेंशियल बुक शेल्फ एक्चुअली, बट यू नो जब जरूरत पड़ती तो याद नहीं आता। एनीथिंग रिटन ऑन और बाय वॉरेन बुफे is very helpful. आपके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैसे करते हो आप फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी? Financial planning is actually very important कि it's directly equal to peace of mind. आपको फिगर आउट करना है कि किस लेवल पे आप mentally at peace रहोगे, and that should be your aim as far as financial planning is concerned. Now कुछ लोगों के लिए वो x amount होगा, कुछ लोगों के लिए वो 100x होगा, and that can be very very different. But it's very unique to you. It should come from your peace of mind rather than a number कि बस इतना होना चाहिए या इतना मुझे accumulate करना है. And everyone should know the number at which they are at peace mentally. And everything beyond that is just vanity. तो कैसे प्लान करते हो खुद पर्सनली अगर देखा जाए तो? In terms of allocation कैसे करते हैं funds का? See, as a startup
पर्सन आपका क्या है, तो मोस्ट ऑफ द नेटवर्थ इज टाइड टू जिधर भी आप कर रहे जो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इनिशियली इन्वेस्टमेंट लगता है, राइट। बट उसके अलावा जो भी फंड्स अवेलेबल रहते हैं, इट्स गुड टू फर्स्ट क्रिएट इमरजेंसी फंड और 4 to 6 months ऑफ योर जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको एक आप फिक्स मनी मार्केट फंड या डेट फंड में डाल के रखो, जो भी एक दिन के नोटिस पर निकाल सको, जिधर ज़्यादा वेरिएशन ना हो, मार्केट ऊपर है नीचे है उससे फ़र्क नहीं पड़े। उसके अलावा प्रीटी मच आई बिलीव कि जितना ही पैसा है वो इक्विटी मार्केट्स में थ्रू म्यूचुअल फंड और थ्रू इंडेक्स फंड लगा देना चाहिए, बिकॉज ग्रोथ उधर से ही आता है। अगर आप इंडिया की ग्रोथ में बिलीव करते हो तो आपको इक्विटी की ग्रोथ में बिलीव लॉजिकल। प्रॉब्लम क्या होती है, यंग एज में बहुत लोग बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं और फंड्स डेट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में पड़े रह जाते हैं। जब मैं डेट टाइप इंस्ट्रूमेंट मतलब एनीथिंग विच इज जो भी इक्विटी नहीं है वो डेट है, राइट। सो योर फिक्स डिपॉजिट्स, योर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, योर ईपीएफ, ऑल पीपीएफ, ये सारे फिक्स रिटर्न देते हैं, मतलब वो डेट है, डेट टाइप इंस्ट्रूमेंट। मोस्ट ऑफ टाइम हम वो मिस्टेक कर देते हैं, जबकि वही एक समय है जब आप यंग हो तो आपका सारा एक्सपोजर इक्विटी की तरफ होना चाहिए, बिकॉज आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपके पास लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है टू रियली बेनिफिट वो ग्रोथ से। अब पिछले 10 साल में देखो क्या हुआ है, स्टॉक मार्केट्स हैव बूम, तो दैट इज द ओनली रियल वे ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, अनलेस यू आर इन्वेस्टिंग इन अपने खुद के ही कंपनी में, जो कई सारे फाउंडर्स दे एंड अप डूइंग द सेम थिंग, व्हिच इज ऑब्वियसली द फर्स्ट चॉइस फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहोगे? बेसिकली हमारी जो ऑडियंस है वो 18 से 26-27 के ब्रैकेट में आती है, जो बिजनेस करना चाहती है, शायद बिजनेस कर रही है। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक थॉट कि खुद का कुछ करना, खुद एंटरप्रेन्योर बनना। बट एक चीज़ क्या है ना, मिस नहीं होनी चाहिए इसमें, इस स्ट्रगल में, इस हसल में, आपका फिजिकल और मेंटल वेलनेस। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 1 घंटा 2 घंटा या 1-1.5 घंटा दिन का निकालो जिधर आप, इट्स नॉट अबाउट कि जिम जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इट्स अबाउट जस्ट taking the time out to be physically fit, moving your body, doing some exercise, doing some movement, कुछ भी, बैडमिंटन खेल लो, टेनिस खेल लो, रन कर लो, स्विम कर लो, बाइक कर लो, कुछ भी। और दूसरा है कि एक मेंटल फिटनेस, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कभी भी रीडिंग की हैबिट नहीं छूटनी चाहिए, हमेशा यू शुड कीप रीडिंग, और डिवर्स सब्जेक्ट्स, जो कि क्या बोलते हैं वो लैटरल थिंकिंग क्रिएट करता है, क्योंकि एज अ फाउंडर आप कभी भी एक यूनी डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप हमेशा एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर। और मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग तभी आती है जब आप डाइवर्स सब्जेक्ट्स को पढ़ें और उधर की लर्निंग्स निकाल के अपने फील्ड में अप्लाई करें। इसके लिए मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप दिन के 1 घंटे या हफ्ते के 4 घंटे साइड में निकालो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने के लिए। सो दीज 2 थिंग्स आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो ज़िंदगी का हसल आपको खुद ही लेके जाएगा एक डायरेक्शन में। तो चलिए, अगेन थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे पर्सनली, और ऑडियंस को देखने को मिला होगा। कमेंट में बताना ना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।